Hello, kids. Today we'll be studying about the Coulomb's law, part two. Okay, whatever we didn't discuss in our last session, we'll be discussing here. There are certain topics that we'll be discussing today, like relative permittivity, dielectric constant, Coulomb's law in vector form. ओके मतलब किस तरीके से हम कुलम्स लॉ के जो एक्सप्रेशन था हम लोगों के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था उसको हम किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर के हिसाब से मतलब जब चार्जेस आर इन स्पेस तब हम उनके बीच में जो फोर्स होता है उसका क्या एक्सप्रेशन होता है उसको हम दिखाएंगे. देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ेंगे. Continuous distribution of charge, force due to continuous distribution of charge. Okay, in this session we'll discuss all these topics here. Okay, यहाँ पर जो 6 topics आपको दिखाई गई हैं ये सारे हम लोग इसमें discuss करेंगे. Okay, so first it's relative permittivity या dielectric constant. तो basically क्या होता है कि सोचिए कि अगर दो charges आपके air में हैं. ओके तो वैक्यूम में है तो उसके बीच का जो फोर्स होता है वो हम दिखाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस Q1 और Q2 जो आपके एयर में हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है. ओके एंड ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब कितना वो अलाउ कर रहा है. ओके एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या आप बोल सकते हैं कि ये परमिटिविटी एज पर द मीडियम मतलब कहाँ पर हमने ये चार्जेस को रखा हुआ है उसके हिसाब से ये आपका जो है डिफर करता रहता है. एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखा गया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री स्पेस मतलब इट कैन बी एयर और इट कैन बी वैक्यूम. इवन एयर एंड वैक्यूम में भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बट वी टेक इट एज वो जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है तो काइंड ऑफ वी टेक इट मतलब हम लोग उस दोनों के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है हम लोग सेम ही ले लेते हैं. अब अगर सोचिए कि ये तो हमारा हो गया फोर्स इन वैक्यूम ओके बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. अब अगर सोचिए कि अगर हम ये दोनों चार्जेस जो हैं वो हम वाटर में रख देते हैं पानी में रख देते हैं तो मीडियम चेंज हो गया है. तो बेसिकली जो फोर्स है वो आपका क्या होगा कि इस फोर्स की तुलना में मतलब F वैक्यूम इसकी तुलना में वो क्या होगा उसका 1/88 होगा मतलब उससे 80 गुना कम होगा. ओके तो 80 गुना कम होने का मतलब क्या है कि अगर आप इस ये फोर्स अगर सपोज 100 आपका होता है फॉर एग्जांपल अगर 100 आपका होता है या 80 आप इसको पकड़ लीजिए तो फोर्स इन वाटर जो है वो आपका 1 होगा. ओके अगर हम उसको फोर्स इन वैक्यूम अगर आपका 80 हो रहा है तो फोर्स इन वाटर विल बी योर 1. ओके तो एप्सिलॉन जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपका मीडियम का कितना है. ओके नेक्स्ट आ जाता है कि सपोज सोचिए कि आपका दो फोर्सेस हैं एक आपका वैक्यूम का और एक सर्टेन मीडियम का. इट कैन बी वाटर इट कैन बी ग्लास और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ओके मीडियम जहाँ पर वो चार्ज आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है तो फोर्स इन वैक्यूम जो है वो आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. और वही चार्जेस उतनी ही दूरी में अगर मैं किसी मीडियम में रख देती हूँ तो इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. डिस्टेंस भी उतना ही रखा जा रहा है तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. 1/4 पाई भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट epsilon by epsilon naught. Okay, epsilon is the absolute permittivity in medium और एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. ओके तो ये जो आपका रेशियो बनता है इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम. मतलब वैक्यूम की तुलना में आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो रहा है. इसको हम जो है एक और टर्म डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. मतलब के जो है के से डिनोट करने वाला ई एप्सिलॉन आर या के इज इक्वल टू epsilon by epsilon naught that is your force in vacuum divided by force in मीडियम. कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं तो किसी भी 2 वेरिएबल के नोन होने से हम तीसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं. मतलब अगर सोचिए कि हमको ई आर पता है दैट इज वी नो द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको एप्सिलॉन नहीं पता है हमको एप्सिलॉन नॉट पता है तो वी कैन फाइंड द एप्सिलॉन
एयर। ओके, एज पर द हमारे रिलेटिव परमिटिविटी से हम क्या कर सकते हैं, और कि हम किसी भी मीडियम का हम जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम निकाल सकते हैं, दैट इज डिनोटेड एज एप्सिलॉन। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका क्या होता है? Relative permittivity of dielectric constant of a medium may be defined as the ratio of the force between two charges placed at a certain distance apart in air to the force between the two same charges placed the same distance अपार्ट इन अ मीडियम। मतलब क्या कि वैक्यूम में दो सेम चार्जेस को हम अगर अलग अलग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे हम रख रहे हैं, तो वो जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं सेम चार्जेस अगर हम आर डिस्टेंस में हम किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख रहे हैं, तो वो जितना फोर्स निकालेगा, मतलब एफ वैक्यूम, दैट इज योर फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन पर्टिकुलर मीडियम। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन या इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फोर्स किसी भी मीडियम का हम फोर्स निकाल सकते हैं इफ़ वी नो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि हमने इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा है कि आपका रिलेटिव परमिटिविटी जो है दैट इज के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसका इस्तेमाल जो है आप यहाँ पर एफ मीडियम में आप इसको डालकर इसका निकाल सकते हैं। जैसे एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन जो है वो क्योंकि ई आर जो है वो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, के भी होता है, तो आप इसको सब्सटीट्यूट करके आप लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दैट इज योर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके नोन वैल्यूज़ जो हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, ये सारे अगर आपको नोन हो, Q1 Q2 आर एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वटेवर एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये सारी चीज़ें अगर हमको पता है तो वी कैन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इससे पहले हम लोग कूलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आपका होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब अगर इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ओके, Q1 एंड Q2। ओके, तो Q1 Q2 दे आर बोथ सेपरेटेड बाय एन आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस ही ये दोनों सेपरेट किए गए हैं। तो बेसिकली क्या है कि सपोज F12 जो है, F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 की वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो हम दिखा रहे हैं F12 से। ओके, एंड सिमिलरली F21, क्योंकि एक चार्ज दूसरे पे कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो F21 जो है, F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू योर Q1। ओके, तो F21 जो है वो आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है Q2 के ऊपर ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोनों के बीच में इफ़ दे आर लाइक चार्जेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, यू गाइज नो दैट लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एंड इफ़ दे आर अनलाइक देन दे विल बी एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का होगा, चाहे आप वो F12 ले लें या F21 ले लें, बोथ विल बी इक्वल। ओके, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड, आई एम सेइंग द वर्ड मैग्नीट्यूड, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन और वट एवर, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन लेटर ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड दैट इज F12 का और F21 का, इसीलिए यहाँ पर मॉड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वी आर अज्यूमिंग कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एयर में या आपके वैक्यूम में हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एप्सिलॉन नॉट एंड नॉट some kind of epsilon and relative permittivity, या हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस विच हैज बीन प्लेस्ड इन एयर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, R cap 12 एंड R cap 21।
तो आर कैप 1 2 क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। मतलब क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को पोजीशन वेक्टर की हम बात कर लें, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, उसको हम इसमें इंडिकेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो R12 जो है वो आपका क्या है कि वो आपका पॉइंट कर रहा है चार्ज Q1 से Q2 की तरफ, और उसी तरीके से R कैप 21 जो है वो आपका पॉइंट कर रहा है Q2 से Q1 की तरफ। ओके, सो आपका यहाँ पर फोर्स जो है, अगर इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। अगर मैं ये फोर्स की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है कि फोर्स आपका होता है मैग्नीट्यूड, आपका आपके पास मैग्नीट्यूड है, एंड देन विल बी मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा फोर्स 1 2 जो है दैट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, that is your 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square into R cap 21। मतलब R cap 21 is showing the direction of the force। ओके, R cap 21 जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में आपका एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है कि उसी तरीके से अगर हम फोर्स 2 1 की बात हम लोग करें, मतलब ये वाला जो फोर्स आपका है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो दिस पर्टिकुलर फोर्स इसका जो है आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square, that is the magnitude, into the डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे पता चल रहा है हमको? डायरेक्शन हमको पता चल रहा है R12 से। R12 का मतलब तुम्हारा हो रहा है फ्रॉम Q1 टू Q2। आप फोर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। उसी तरीके से 1 2 में क्या हो रहा था कि हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा था। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने R कैप 21 लिखा है। R कैप 21 मतलब फोर्स 1 2 जो है वो आपका इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरफ काम कर रहा है। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, फोर्स 1 2 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पर जो फोर्स है वो आपका इस तरफ से इस तरफ काम कर रहा है। ओके, तो दैट मीन्स R कैप 21 दैट इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। Q2 की तरफ से Q1 की तरफ जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन इस तरफ होगा, Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन इस तरफ होगा। सो आई थिंक इट्स अंडरस्टूड कि फोर्स 2 1 जो है वो आपका इस तरफ काम कर रहा है, एंड फोर्स 1 2 इज एक्टिंग लाइक दिस। दैट्स व्हाई द यूनिट वेक्टर्स आर लाइक दिस। ओके, नाउ कूलम्स लॉ हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में देख लिया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ओनली वी आर पॉइंटिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। ओके, तो पहले क्या था कि विदाउट वेक्टर फॉर्म हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा था, अलॉन्ग विथ वेक्टर फॉर्म वी कैन इंड्यूस की किस तरफ से आपका हमको पता डिडक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ हम लोगों का डायरेक्शन हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस? इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि जो कूलम्स लॉ में जो ऑलरेडी हमको पता है कि जो फोर्सेस काम कर रहे हैं 1 2 हो या 2 1 हो, ये दोनों क्या है कि इक्वल है। ओके, इक्वल होने के साथ साथ बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज सेम, तो डेफिनेट सी बात है इक्वल है, बट along with that they are opposite to each other। ओके, एक का डायरेक्शन आप अगर देखें, इफ वी टॉक मतलब अगर मैं ऐसे जनरली बात करूँ तो वन इज गोइंग लेफ्ट वेज एंड वन अनदर इज गोइंग राइट। ओके, तो दोनों ही क्या है कि इक्वल है और ऑपोजिट है। ओके, along with that Coulomb law of vector form, it follows the electrostatic force between the two charges is the central force, that is it acts along the line joining the two charges। ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में इस तरफ जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में इस तरफ जा रहा है। मतलब क्या है कि दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, ये दोनों उसी पर्टिकुलर लाइन, जिस लाइन से इन दोनों चार्जेस को जोड़ा गया है उसी लाइन पे ये फोर्सेस एक्ट करेंगे, ना ही किसी मतलब यहाँ पर देखिए, वरना हम लोग यहाँ पर एक थीटा बना के भी हम फोर्स यहाँ पर डाल सकते थे, बट नो दैट्स नॉट द केस। यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही जो लाइन इन दोनों चार्जेस को जोड़ रहा है उसी लाइन के डायरेक्शन में या उसी लाइन स्ट्रेट लाइन में ये दोनों फोर्स काम करेंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस जो हमको ये दो फैक्टर्स जो हैं ये हमको डिड्यूस होता है आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से।
ओके, नाउ कम्स, अब वेक्टर फॉर्म में तो हम लोगों ने देख लिया कि ठीक है क्या आपका हो रहा है। एंड अब हम अगर देखें कि फोर्स कितना हो रहा है, दो चार्जेस हैं आपके। ओके, दो चार्जेस हमने स्पेस में रखे हुए हैं, सपोज Q1 Q2 है, दोनों के तुम्हारे क्या है कि दोनों के बीच में फोर्स, ऑब्वियसली बात है कि फोर्स होगा। दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हम पोजीशन वेक्टर से हम कैसे उसको डिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट विल लुक इनटू द डायग्राम। ये यहाँ पर A पॉइंट पे एक चार्ज है Q1 और B पॉइंट पे एक चार्ज Q2। Q1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइज नो। ये आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन इंडिकेट करता है, नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर के। पोजीशन इंडिकेट करता है कि ओरिजिन के कहाँ है, किस तरफ है और कैसे, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पे है। ओके, तो ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट का या पॉइंट का अगर हमको डायरेक्शन बोलिए या कितनी दूरी पे है वो अगर हमको डिड्यूस करना है तो वी यूज पोजीशन वेक्टर्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए O इज द ऑरिजिन, तो Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ओके, और Q2 का जो है वो R2 है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर लॉ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट है दिस इज वन, ये आपका अगर P पकड़ लीजिए, Q पकड़ लीजिए, तो ये आपका जो है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, जो B से A की तरफ जा रहा है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच हैज बीन इंडिकेटेड एज R। ओके, तो आपका यहाँ पर जो है Q1 जो है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर है, थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो Q1 का फोर्स जो है वो इस तरफ जाएगा, फोर्स 1 2, एंड Q2 की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज योर फोर्स 2 1, दैट विल बी एक्टिंग लाइक दिस आउटवर्ड। ओके, मतलब सेम ही आप यू जस्ट हैव टू इमेजिन इट, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ओके, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, इफ वी टेक इट कि Q1 और Q2 जो है वो अगर सेम चार्जेस हैं तो दोनों का फोर्स जो है F1 और F2 जो होगा, F12 और F21 जो होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। राइट नाउ वी कैन सी दैट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अगेन F12 जो है वो तो ऑब्वियसली बात है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड सिमिलरली F12 जो है इट शुड बी एक्चुअली, इसको हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F12 जो है उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, हमने सिर्फ R ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, नाउ वी हैव मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, AOB में हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल किया है। सो OA एंड OA जो है OB प्लस BA, ये है आपका OB। ओके, दिस इज OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। ओके, यहाँ पर आपको समझने में मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर OB प्लस BA ये वाला, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ पर BA जो है BA विल बी इक्वल टू OB माइनस OA नहीं होगा, ये आपका होगा OA माइनस OB। ओके, तो दिस वुड बी इक्वल टू BA विल बी इक्वल टू OB, ये आपका OA माइनस OB। देयर हैज बीन सम राइटिंग मिस्टेक हियर। ओके, तो इसका मतलब आपका BA जो है, व्हाट इज BA है, यहाँ पर BA आपका क्या है, BA इज योर R into R21. Okay, we are taking it as R21. Okay, this is R21, ये छोटा सा यूनिट वेक्टर R21 और ये पूरा आपका R है, तो R21 ये आपका पूरा BA हो गया। ओके, R21 is just indicating the direction, एंड दूसरी तरफ आपका क्या है कि R1 OA क्या है आपका R1 जो यहाँ पर होना चाहिए था R1 माइनस R2। ओके, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ R, सिर्फ R अगर हम लिखते हैं विदाउट एनी वेक्टर साइन मींस वी आर इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R जो है मतलब BA का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। वेरी मतलब इसका जितना वैल्यू आएगा उसका मतलब मॉड हम लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। ओके, अब यहाँ पर अगर क्या है कि हम लोग इसी पर्टिकुलर ये जो हमको मिला है R कैप 21 इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर,
एंड r इज इक्वल टू मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये अगर हम लगाते हैं, ये अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इनमें, ये जो हमारे पास F12 का वैल्यू है इसमें हम क्या करें, इक्वेशन है इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर r जो है, दिस पर्टिकुलर आर स्क्वायर या आर क्यूब, ये वाला पकड़ लेते हैं, आर क्यूब जो है इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, ये वाला r1 मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ओके, एंड कैप आर कैप 21 जो है उसको हम लोगों ने क्या किया है कि इससे सब्सटीट्यूट कर दिया, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया है। ओके, सब्सटीट्यूट करने के बाद ये वाला जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली चीज़ को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है। करने से हमको क्या मिल रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर वी आर गेटिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सिमिलरली यही चीज़ आपका क्या होगा कि अगर हम F21 अगर हम निकाल दें, यहाँ पर F12 निकाला गया है, सिमिलरली आप F21 भी निकाल सकते हैं इन अ शॉर्टकट मेथड। मैं ये बोलूँगी कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, तो आपका पूरा चीज़ इंटरचेंज हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड F21। जहाँ जहाँ पर 1 था वहाँ पर 2, और जहाँ जहाँ पर 2 था वहाँ पर 1। ओके, एंड द थिंग इज जस्ट मतलब जस्ट उसको ऑपोजिट कर देना है। ये सिंस दे आर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है बट द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे कि बेसिकली वी आर जस्ट इंटरचेंजिंग द पर्टिकुलर नंबर्स। ओके, सो इट्स वेरी इजी। कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो you can ask me in the comments. Okay, next, principle of superposition, which is one of the major part of the chapter. Okay, तो कूलम्स लॉ से बेसिकली क्या हो रहा है कि हमको पता चल जा रहा है कि जो फोर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है दो पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, लेकिन सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो हमको बताता है कि बेसिकली मतलब अगर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हम किस तरीके से उसका फोर्स निर्धारित करेंगे, मतलब कितना उसमें फोर्स होगा, इसको किस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर बहुत सारे आपके चार्जेस हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितने उन सारे चार्जेस का क्या इफेक्ट होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो कितना नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमको पता चलती है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, the total force in a given charge is the vector sum of the individual forces exerted on the given charge by all the other charges. मतलब क्या है कि हम एक चार्ज की पर्सपेक्टिव से पहले इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। जैसे सोचिए कि अगर कोई भी एक मतलब ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ओके, तो उसको हम सपोज Q1 की n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो हम एक चार्ज उसमें पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को और पकड़ लेंगे कि वो गिवन चार्ज है। ओके, एंड उस गिवन चार्ज के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि उस गिवन चार्ज के ऊपर हर एक दूसरा जो चार्ज वहाँ पर अवेलेबल है उसका कितना फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो हमारा नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज होगा। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक Q1 है। ओके, तो बहुत सारे इसके ऊपर अलग अलग चार्जेस की वजह से, जैसे Q1 Q2 की वजह से इसके ऊपर फोर्स 1 2 है, Q3 की वजह से 1 3 है, Qn की वजह से फोर्स 1n है। तो इस तरीके से 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे आपके n नंबर ऑफ चार्जेस इसके ऊपर हैं, जिनका अलग अलग मतलब यू कैन सी द पोजिशन वेक्टर एज वेल। ठीक है, इनका अलग अलग डिस्टेंस भी है Q1 से, और जिसकी वजह से क्या है कि इनके ऊपर फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो F12 F13 F14 डॉट 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 F1n जो आपके फोर्सेस हैं, इन सब का वेक्टर सम जो है वो आपका इस Q1 पे एक्ट करने वाला आपका नेट फोर्स होगा। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जो टोटल फोर्स आपका Q1 पे काम करेगा दैट विल बी इक्वल टू योर F12 F13 F14 अगर कोई है, F15 F16, इसी तरीके से प्लस करके आपका F1n। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो सब चार्जेस का जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है उन सब का वेक्टर सम जो है वो आपका F1 कहलाएगा।
ओके तो इसको हम डिड्यूस भी कर सकते हैं, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही वेक्टर फॉर्म हम पढ़ के आए हैं, तो सबको हम वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q2 दिस वन, ओके, Q1 इंटू Q2 बाई R12, ठीक है, R12 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप, ओके, R21 इज द पोजिशनल, यू कैन से कि हमको बता रहा है कि किस तरफ से किस तरफ आपका फोर्स जा रहा है, ओके उसी तरीके से आप F13 भी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर R31 कैप, ओके, R31 कैप जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो F13 है वो किस तरफ जा रहा है, ओके तो इस तरीके से आप F1n का भी निकाल सकते हैं, 4 5 6 बहुत सारे आप निकाल सकते हैं, F1n का भी आप निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn, दिस इज Qn, ओके तो इंटू Rn1, ओके विच इज इंडिकेटिंग कि किस तरफ आपका फोर्स जा रहा है। और ये सारे फोर्सेस, ये जो वैल्यूज हैं, इन सबको आप क्या करेंगे, इस ये जो सम है, वेक्टर सम है, इसमें आप अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 कैप डिवाइड बाय R12 स्क्वायर प्लस Q1 Q3 R31 कैप डिवाइड बाय R13 स्क्वायर, और इसी तरीके से 4 5 6 एंड अप टू n आप इसको सम कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स है F1, दिस इज द फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन योर Q1। इस तरीके से क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हर एक चार्ज के ऊपर, Q2 के ऊपर, Q3 के ऊपर, Q4 5 6 7 n नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर हम फोर्स को डिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं F2 का भी मैंने निकाल के दिखाया है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 बाई R21 R12 Q2 Q3, इस तरीके से आप F3 भी निकाल सकते हैं, F4 भी निकाल सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, उस हिसाब से आप हर एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो आप इससे डिड्यूस कर सकते हैं, ओके तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नथिंग एल्स बट इट टेल्स यू कि बहुत सारी चार्जेस जब एक साथ रहते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो उनका जो है, उनका जो टोटल फोर्स है वो किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो है सारे चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम होता है। मतलब सारे जो चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर गिवन चार्ज के साथ जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, उसका वेक्टर सम जो है वो उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स होगा। ओके नेक्स्ट कम्स योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। तो यहाँ पर तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा है। ओके नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि बहुत सारे चार्जेस हैं स्पेस में, Q1 Q2 Q3 इस तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस हैं विच हैव अ सर्टेन, अब चार्जेस हैं स्पेस में हैं तो उनके रिलेटिव पोजिशन वेक्टर्स भी होंगे, R1 R2 R3 इस तरीके से Rn आपके पोजिशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे Q1 है, ठीक है, एंड Qn भी है, Q2 भी है, Q2 का भी आपका पोजिशन वेक्टर है, Q3 का भी पोजिशन वेक्टर है, एंड ऑल दीज चार्जेस आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ओके स्पेस में एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हुए हैं तो दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। तो हाउ वी विल डिड्यूस कि इसका पोजिशनल वेक्टर में किस तरीके से काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इफ वी टॉक अबाउट F12 जो हम पोजिशन वेक्टर में उसका जो F12 का वैल्यू था दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 R2 का मॉड का क्यूब R1 R2 का वैल्यू, ओके तो ये हम ऑलरेडी डिड्यूस कर चुके हैं। अब F12 जो का मतलब है जो आपका Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स हो रहा है, उसी तरीके से हम F13 भी निकाल सकते हैं, F14 भी निकाल सकते हैं, F15 भी निकाल सकते हैं, जस्ट यू हैव टू जस्ट चेंज द न्यूमरल्स। जैसे यहाँ पर R1 R2 है तो F3 में ये R1 R3 हो जाएगा, ओके F14 में R1 R4 हो जाएगा, F15 में आपका इसी तरीके से R1 और R5 हो जाएगा। Rn की अगर आप फोर्स 1n की बात करते हैं तो वो वही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, R1n Rn हो जाएगी। तो ये सारे जो फोर्सेस हमने डिड्यूस किए हैं इन द फॉर्म ऑफ योर पोजिशन वेक्टर्स, इन सब का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे।
यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि 1/4 नॉट ये बाहर ये सब में कॉमन है, इसलिए ये क्या किया गया है, बाहर में कॉमन टर्म के हिसाब से रख लिया गया है. एंड दिस हैज बिकम योर फाइनल टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है, पहले हम नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया, एंड नाउ दिस इज हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर. इट्स वेरी इजी. आपको सिर्फ याद रखना है, आपको सिर्फ जो ध्यान में रखना है कि पोजीशन वेक्टर में उस चीज़ को किस तरीके से डिड्यूस किया जाता है, एंड रेस्ट तो आप वहीं से आप आराम से निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स योर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. Okay, तो continuous distribution charge, this is the second last topic of our discussion. तो continuous distribution of charge क्या होता है? फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है वो हम क्वांटाइज कर सकते हैं. ठीक है, कि अगर सोचो कि उसके ऊपर 10 कूलम, आई थिंक अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था 10⁻⁻6 अगर कूलम है तो किस तरीके से उसको 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एक चार्ज का जितना वैल्यू होता है उससे हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस हम निकाल सकते हैं. ओके, तो बेसिकली क्या है कि किसी भी बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं. ओके, तो ये जो चार्ज होता है ये हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा उसी का ये मल्टीपल होगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है. ओके, it can be assumed that on a charged body of a reasonable size charge has continuous distribution. continuous distribution का मतलब क्या है कि उसके ऊपर फैला हुआ रहता है. ओके, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा या कितना छोटा है उस हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कैसा उसका शेप है उसके ऊपर वो 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशनल हो सकता है. ओके, मतलब इट कैन बी योर लीनियर, इट कैन बी योर सरफेस. ओके, मतलब सरफेस के ऊपर दैट वुड बी 2D, मतलब प्लानर रीजन पे अगर आपका हो रहा है, और इट कैन बी योर वॉल्यूमेट्रिक. ओके, वॉल्यूम के हिसाब से दैट वुड बी योर 3D. ओके, तो ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं ये आपके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में होगा. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब जो आपके प्लेन में होगा. और वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब जो सपोज मैंने स्फीयर के अंदर अगर डाल दिया. ओके, तो ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट चार्ज डेंसिटीज. तो सबसे पहला आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो राइट हैंड साइड में ये आपको एक रॉड काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रेट या कर्व्ड आपको एक रॉड दिख रहा होगा. कर्व्ड अगर जैसे आप एक सर्कल ले लीजिए, जैसे आपका आपके हाथ का अगर बैंगल है फॉर एग्जांपल, उस बैंगल के ऊपर मतलब बहुत पतला सा थिन सा एकदम वायर टाइप बैंगल है, उसके ऊपर अगर चार्ज एक्यूमुलेट होता है. ओके, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं. ओके, सो हियर ये जो चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, देखिए एकदम लाइन वाइज आपका हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. ओके, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट इट वुड बी इन अ लीनियर फॉर्म. ओके, एक 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 करके चार्ज देखिए इस पे एक्यूमुलेट हुआ है. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसको हम लीनियर कहेंगे. क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ओके, तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा से. किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा से. लैम्डा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है Q बाई L. ओके, L का मतलब कितना लंबा है. ओके, L इज इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी जो जिसमें आपका ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. ओके, तो ये आपका लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कितना घना है वो चार्ज, वो हमको कैसे पता चलेगा? टोटल. ठीक है, कितना Q इज इक्वल टू मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस पे है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ मतलब कितना आपका उसका लेंथ है. यूनिट जो है वो आपका होता है कूलम पर मीटर. ओके, Q का है कूलम एंड L का है मीटर. तो कूलम पर मीटर या कूलम मीटर इनवर्स. ओके, इसी तरीके से अगर सोचिए कि यहाँ पर एक रिंग होता. ओके, एक अगर मैं सर्कल बना देती हूँ तो सर्कल में भी आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बट इन अ कर्व वे. तो उसमें आपका क्या होगा कि दैट वहाँ पर वो L जो है वो L हम कैसे डिड्यूस करेंगे? दैट वुड बी द पेरीमीटर या सर्कमफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल. तो किसी सर्कल का सपोज अगर रेडियस हम R पकड़ लें तो उसका आपका सर्कमफरेंस जो है वो 2πr हो जाएगा. तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी Q बाई 2πr. इट्स वेरी इजी एंड इट्स बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा.
ओके, नेक्स्ट आ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर हम लोगों ने एक सेक्शन हम लोगों ने पकड़ लिया है जिसका एरिया ए है। ओके, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें आपका देखिए यहाँ पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ओके, तो इसका जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी पर्टिकुलर सरफेस पे कितना आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट कैन बी प्लेन, इट कैन बी कर्व। अगेन मैं बोल रही हूँ, कर्व मतलब थोड़ा सा आपका बेंट हो ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे आपका एक सोच लीजिए कि एक स्फीयर के ऊपर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर आपका चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो रखा है, तो उसका हम जो है वो कर्व्ड हो जाएगा ना। अगर एक प्लेन शीट के ऊपर है तो वहाँ पर आपका ऑब्वियसली बात है कि इट कैन बी अ प्लेन थिंग। ओके, तो यहाँ पर जो चार्ज आपका एक्यूमुलेट हुआ है, इसकी जो डेंसिटी है, इट इज इंडिकेटेड बाय योर सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इट इज़ वेरी इजी, आई थिंक 11th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। ओके, तो Q इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ए मतलब एरिया, Q मतलब टोटल चार्ज एक्यूमुलेशन। ओके, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। वाई मीटर स्क्वायर? बिकॉज यूनिट जो है एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दिस वुड बी यूनिट हो जाएगा इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर कूलम मीटर टू द पावर -2। ओके, और अगर यही जो सरफेस है, आप सोच लीजिए कि अगर एक स्फीयर होता तो स्फीयर का आउटर सरफेस दैट इज जो टोटल या कर्व सरफेस एरिया जो है वो होता है 4πr²। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही जगह पे हम लिख देंगे 4πr²। अगर रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर आपका सपोज स्क्वायर है तो वी विल डू इट एज a²। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का आपका शेप है उसके ऊपर डिसाइड करके हम एरिया का वैल्यू लिखेंगे, एंड द क्यू इज द टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड ओवर इट। और उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना मतलब जो घनत्व है उस चार्ज का जो उसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है उसके बारे में हम जान लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज यू आर मतलब डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ कहीं पर अगर आप सपोज एक बॉक्स है आपके पास। ओके, एक क्यूबिक बॉक्स है, उसके अंदर आपने चार्ज ठूस के रखे हैं, तो कितना उसमें घना चार्ज आपने ठूसा है उसको हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं। ओके, तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसका आपका इसको हम इंडिकेट करते हैं विद द सिंबल ऑफ रो, क्यू बाई वी, कूलम पर मीटर क्यूब। और अगर सोचिए कि अगर ये एक स्फीयर है, स्फीयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम की जगह पे 4/3πr³ हो जाएगा। अगर आपका सपोज क्यूबॉइड है तो L/B/H हो जाएगा। अगर आपका ये क्यूब है तो वो हो जाएगा a³। उस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर हम लोग उसको क्या करेंगे कि हम उसका वॉल्यूम बैठाएंगे, एंड Q इज द टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड ओवर इट। ओके, नेक्स्ट कम्स योर फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज हम लोगों ने रख दिया, okay, whether in the linear form, whether in the surface form, whether in the volumetric form, आपने charges रख दिए हैं, but there will be a constant force acting on all the charges। okay, एक दूसरे की close proximity में बोलिए या दूर रहने से भी बोलिए कि there will be an electrostatic force between them। तो उसको हम किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, तो हियर वी हैव अ चार्ज लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ है इस पर्टिकुलर लाइन पे LL। ठीक है, तो एक आपका चार्ज है, मतलब हम लोग एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज का इन चार्जेस के ऊपर ये जो लीनियर चार्जेस हैं, ओके, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, इनके ऊपर इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ओके, तो ये हम डिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत बड़ी है तो विल डू विद अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। हम लोग DL ले लेते हैं, बहुत छोटा सा पोर्शन हम इस लाइन का ले रहे हैं। ठीक है, DL पोर्शन हम ले रहे हैं, लेके हम हम पहले तो देखेंगे कि उस पर कितना आपका चार्ज एक्यूमुलेशन है। ओके, तो चार्ज एक्यूमुलेशन के लिए हम लोग वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, राइट। तो यहाँ पर हो जा रहा है क्योंकि ये DL है, तो वी आर ऑब्वियस सी बात है कि इतनी छोटी सी जगह पे अगर आपका चार्ज एक्यूमुलेशन हो भी रहा है तो इट विल बी ऑल्सो वेरी माइन्यूट। तो DQ जो है दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। लैम्डा इज अ सिंस इट्स अ डेंसिटी थिंग, तो बेसिकली क्या है कि ये आपका छोटा या बड़ा इसमें
ड्यू टू मतलब कितना पोर्शन आप सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर ये वेरी नहीं कर रहा है। ओके, सिर्फ आपका डी क्यू वेरी कर रहा है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। ओके, तो अब क्यू की वजह से क्यू जीरो ये जो यहाँ पर है, मतलब विच इज आप बोल सकते हैं स्पेसिमेन चार्ज जो है, इसकी वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो df जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत छोटा पोर्शन ले रहे हैं तो काफी फोर्स भी काफी छोटा ही होगा, वेरिंग होगा। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जीरो दिस इंटू डी क्यू। ओके, डिवाइडेड बाई आपका जितना दोनों के बीच का आपका जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इंटू, मतलब ये वाला हम लोगों ने पोजिशन वेक्टर वाले फॉर्मूले से हमने इसको डिड्यूस किया है, आर माइनस आर डैश मतलब ये वाला आर माइनस आर डैश के मैग्नीट्यूड का क्यूब, दैट इज मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। अब डी क्यू का वैल्यू जो है लैम्डा डी एल डाल के हम उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको ये इतना मिल रहा है। ओके, यहाँ पर ये लैम्डा डी एल होगा, डी क्यू नहीं होगा। ओके, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, तो नेक्स्ट हमको मिल गया कि अगर डी एफ इतने छोटे से पोर्शन में डी एफ हमारा इतना हो रहा है, तो वी विल इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे पोर्शन है उनको जोड़कर, मतलब वी आर इंटीग्रेटिंग इट। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है जोड़ना। ओके, तो वी विल, तो पूरा फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे 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 डीएल्स को हम जोड़ेंगे, मींस विल इंटीग्रेट द डीएल। ओके, तो डीएल पे जो आपका फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज डीएफ, उसको इंटीग्रेट करने से हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट डीएफ, जहाँ पर टोटल लेंथ जो है वो आपका एल हो जाएगा। ओके, तो इट विल बिकम एज इंटीग्रेशन 1/4 pi epsilon naught dot q0 lambda dl divided by r mod of r minus r dash वेक्टर का क्यूब इंटू r वेक्टर माइनस r डैश। तो क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा एंड यू विल एंड q0 भी आपका कांस्टेंट है, स्पेसिमेन चार्ज है, तो इसकी वजह से ये भी बाहर चला जाएगा एंड विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, नेक्स्ट कम्स योर व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर अ सरफेस। अगर एक सरफेस के ऊपर आपका है तब कैसे होगा, एवरीथिंग इज सेम। हम लोग एक छोटा सा, मतलब जिस तरीके से लीनियर में हम लोगों ने एक छोटी सी लाइन, पोर्शन ऑफ लाइन हमने ली थी, उसी तरीके से हम डीएस में भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ऑफ सरफेस हम ले लेंगे। ओके, तो डी क्यू हमारा हो जाता है, ऑब्वियसली बात है सिग्मा लेंगे बिकॉज सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस। अगेन द फोर्स जो है उसको हम डी क्यू क्यू वन इंटू क्यू टू में एक हम लोग स्पेसिमन चार्ज क्यू जीरो ले लेंगे और दूसरा हमारा सिग्मा डी एस हो जाएगा। ऑल द थिंग्स आर सेम, इंटीग्रेशन करेंगे इस छोटे से पोर्शन को, छोटा 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 सारे को इंटीग्रेट करके हमको ये टोटल सरफेस का हमको फोर्स मिल जाएगा। ओके, सेम गोज फॉर योर वॉल्यूम एज वेल। वॉल्यूम में भी वही है, द ओनली चेंज इज योर डी क्यू। डी क्यू आपका रो डी वी हो जाएगा बिकॉज रो इज योर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड वी विल बी टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम जहाँ पर आपका चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। ऑल द थिंग्स आर सेम। आपका सिर्फ एक्सप्रेशन में क्या होगा कि रो इंटू डी वी हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। अगर आपको लीनियर पोर्शन आपको समझ में आया है तो सरफेस एंड वॉल्यूम आर एग्जैक्टली सेम, आपको उसमें एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दे आर एग्जैक्टली सेम। सिर्फ आपको याद रखना है कि डी क्यू का वैल्यू सरफेस में जाकर आपका सिग्मा डी एस हो जाएगा एंड वॉल्यूम में जाकर आपका रो डी बी हो जाएगा। ओके, होप you have enjoyed and understood. Definitely if you have not enjoyed even तो भी चलेगा, बट समझ में होपफुली आपको आ गया होगा। ओके, थैंक यू।